चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आप लोगों का। चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट चल रहा है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज का टॉपिक है, नाम क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर हु इज अ प्रिंसिपल रिटन बाय हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर इज रिटन बाय द साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, रूल ऑफ थंब और जो भी मैंने बाकी जो चीज बताए थे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सारे का सारा किसके थे बेटा? साइंटिफिक मैनेजमेंट का था। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब होता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। आपको तुमसे पूछे हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, क्या बोलोगे? हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्लियरली बात बोला कि कभी भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आपको अगर हो रहा है, मेरे 14 प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। हाउ मेनी प्रिंसिपल दे आर गिवन? 14। एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है कितना प्रिंसिपल है? सर इनका 14 प्रिंसिपल। दे आर गिवन द 14 प्रिंसिपल इन विच यू आर सॉल्विंग योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, because we know about that business is a dynamic, they are a very large. So how to solve all the dynamic problem with an effective and efficiently manner with the help of principle of management, with the help of principle of management. This 14 principle is very essential to solve any problem. Right now I am giving one by one all the principles and explaining each and every topic in our own concern. Then after I reading my notes, then which I am giving to you, and you learn. You are not writing more than enough. Only 2 or 3 lines you are written, it is enough for you. Because the problems will be asked for, write a short note of any one, not all. 14 का 14 एग्जाम में नहीं आ सकता, वो कोई भी एक या दो ठो आपको देके बोल सकता है एग्जाम में लिख लेंगे। तो आपको कम से कम जानना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला डिवीजन क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? जैसे इस नाम को पढ़ के ही आपको समझ में क्या आ गया बेटा? सर हेनरी फ्यूल ने सबसे पहला वर्क बोला कि सर काम को बांट दीजिए। सर ये प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ? सर इसने पहला बात बोला कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम है कि जितने एम्प्लॉय को आपने लिया है, अगर काम को आप नहीं बांटेंगे और सबको बोलेंगे तुम लोग मिलजुल के कर लो, होगा कुछ नहीं। काम में कोई भी सत्यानाश होगा ना, लोग उसको ब्लेम देना चालू कर देंगे, इसका गलती उसका गलती, उसको लोग अपना गलती स्वीकार कभी नहीं करेंगे। तो ब्लेमिंग के चक्कर में काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को क्या करेगा? फेल कर जाएगा। तो कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर टारगेट को सक्सेस करना है तो उसका मेन काम क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट दीजिए। सर किसके आधार पर? सर डिवीजन ऑफ वर्क कीजिए एज पर देयर क्वालिफिकेशन, टैलेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज। काम उसी को दीजिए जो जिसके लायक है। मुझे मालूम है कि ये आदमी ये काम अच्छे से कर सकता है, ये आदमी वो काम अच्छे से कर सकता है। एज पर देयर क्वालिफिकेशन, वो कौन कितना पढ़ा लिखा है। एज पर देयर टैलेंट, उसका टैलेंट कितना अच्छा है। एज पर देयर एक्सपीरियंस, कौन कितना एक्सपीरियंस है किस काम के लिए। और एज पर देयर नॉलेज, इसके आधार पर काम को क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। काम को बांट देने से क्या होगा? आपको बेस्ट चीज मिलेगा एज अ चीपेस्ट मेथड। क्लियर है? आपका काम बढ़ जाएगा। मैंने एक आदमी बोला सब कुछ करना है, तो बोला सारा हम ही को करना है, प्रेशर भी उसका आ जाएगा, वो अपना संभाल नहीं पाएगा। और काम को बांट देने से क्या होगा? उसका क्या रहेगा? क्वांटिटी कम रहेगा, कम क्वांटिटी रहेगा, टाइम ज्यादा रहेगा, तो अपने काम को बेस्ट तरीके से देगा और इफेक्टिवली काम करेगा। क्या करेगा? इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेगा। इफिशिएंटली मतलब मिनिमम वेस्टेज रिसोर्स करेगा और बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा, ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो काम को बांट देने से क्या होता है? काम बहुत अच्छे से होता है। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। Division of work means division of the total task into compact job and allocating this compact job to different person so that an employee can concentrate on only one type of work. सिंपल सा बात है। जो टोटल वर्क है इसको आप बांट दीजिए एज पर द जितने वर्कर आपके पास है। ठीक है? और कैसे बांटिए सर? वर्कर को बांटिए एज पर देयर उसके पर्सनल क्वालिफिकेशन के अनुसार, उसके टैलेंट के अनुसार, कि उसके पास काम उतना ही रहेगा जितना उसको करना है। जब उसके काम कम होगा तो अपने काम को इफेक्टिवली और बड़े ध्यान से कर पाएगा वो। इट हेल्प, इससे क्या होगा सर? इट हेल्प टू इम्प्रूव द इफिशियंसी। इससे क्या होगा? उसका इफिशियंसी बढ़ेगा, वो एफिशिएंट होगा उसमें। और बाई अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इफेक्ट, उससे उसका इफोर्ट भी कम लगेगा और वेस्टेज टाइम भी बहुत कम लगेगा। कॉजेस बाय चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर,
When an individual does not same job repeatedly, he acquire a speed and accuracy is performance. When an individual does the same job repeatedly, अगर एक ही काम तुम बार बार करोगी, इससे तुम्हारा स्पीड क्या होगा सर, बढ़ जाएगा, और गलती होने के चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्कूल में अगर कोई टीचर पढ़ाता है, वो अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक ही सम पिछले 5 साल से करा रहा है, तो हो सकता है उससे गलती होगा क्या, उससे एक्यूरेसी, उसका आंसर हटा गया, उसका दिमाग छप गया कि क्या इसके बाद क्या हो, उसका आंसर भी खोलना नहीं पड़ा, उसका आंसर याद हो चुका, उसको पता है इसमें क्या गलती, उसका क्या गलती, इतने साल से वही कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको एक बेस्ट क्वालिटी, हाँ बेस्ट चीज मिलेगा आपको, आपका इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कम होगा, क्योंकि इसका स्पीड अप हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ वर्क, सारे काम को बांट सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क सारे वर्क में हो सकता है। टेक्निकल एज वेल एज द मैनेजरियल, टेक्निकल वर्क में भी और मैनेजरियल वर्क में भी। वायलेटिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल लीड द फॉलोइंग एडवाइसिव इफेक्ट। लैक ऑफ इफिशिएंसी, इसका नुकसान क्या है सर, नुकसान, हाँ सर, काम को डिवीजन ऑफ वर्क करने से पहला नुकसान क्या है, लैक ऑफ इफिशिएंसी। दूसरा क्या है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर मैं बोल रहा हूँ सर डिवीजन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ वर्क, वायलेटिंग दिस, अगर मैं इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा हूँ, अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कर रहा हूँ, एक आदमी सारे काम को कर रहा है, इससे क्या होगा, आपको इफिशिएंसी नहीं मिलेगा, लैक ऑफ इफिशिएंसी। अगर एक आदमी सब कुछ कर रहा है तो किसी एक चीज में परफेक्ट नॉलेज नहीं कर पाएगा। ये किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट में देखा गया था कि अगर कोई एक चीज को लगभग कम से कम 1000 घंटा अगर पढ़ता है, 1000 घंटा कोई एक चीज को डीप स्टडी करता है, वो तब इसमें जाकर एक्सपर्ट बनता है। अगर वो सब कुछ पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कंप्लीट कर रहा है, क्या वो 1000 घंटा दे पाएगा अपने लाइफ का, 1000 घंटा नहीं दे पाएगा। क्या वो स्पेशलाइज्ड बन पाएगा, तो स्पेशलाइज्ड नहीं है, उससे अगर आप कुछ भी डीप में पूछ दिया बता पाएगा वो किताब की बातों को खाली एक्सप्लेन कर पाएगा, क्या डीप नॉलेज को मिल पाएगा, नहीं। तो ये डीप नॉलेज के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए सर, डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी। वो अपने काम में स्पेशलिस्ट नहीं बना है, दे हैव नॉलेज, दे हैव नोन एवरीथिंग बट दे डजंट नो एवरीथिंग, दे नो एनीथिंग बट दे डजंट नो एवरीथिंग, एंड इट एवरीथिंग इज नोन इज बेटर देन एनीथिंग। आपको सब कुछ आना चाहिए, आप कम सीखिए नहीं सब कुछ सीखिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको सब कुछ सीखे कुछ भी नहीं सीखे, फायदा क्या, कुछ ही सीखो लेकिन डीप में सीखो, उस सब्जेक्ट में आपको कोई फेल न कर सके। और आज सब कुछ सीखे, आपको हल्का का सब कुछ आता है, किसी का डीप नॉलेज नहीं, फायदा क्या होगा सर। अगर काम को नहीं बांटूंगा तो क्या होगा सर, स्पेशलाइजेशन का भी कमी हो जाएगा और डुप्लीकेशन होगा, काम का डुप्लीकेशन हो पाएगा, मतलब लोग उसका रिपीट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा, अगर आप एन स्पेशलिस्ट हो कॉपी करना तो आसान हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है। तो सिंपल सा क्या बोलना है बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन विच द वर्क शुड बी डिवाइडेड, टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड एज पर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर देयर क्वालिफिकेशन, टैलेंट एंड नॉलेज। So the single individual work was very minimum, very small, so they can efficiently do the work. And the time was giving to that concern is very high, so they has it more efficiently. If the division of work should not be held, they have a 3 problem: lack of specialization, lack of efficiency, and duplication of work should be held. ये 3 इंपॉर्टेंट बोला जाए, अगर ये नहीं होगा तो नुकसान क्या है, ये नहीं होने से 3 नुकसान है: डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्लियर है। अब नंबर 2 बढ़े, पॉइंट नंबर 2 बढ़े, चल पॉइंट नंबर 2 क्या है जरा देखिए। पॉइंट 2 है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर व्हाट वाज द हेडिंग? ऑथोरिटी मींस, This giving me the information of the word authority means power and responsibility means liability. सिंपल सा बात है सर, अगर मैं सिंपल सा हिंदी बात बोलूं तो सर ऑथोरिटी मींस पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस लाइबिलिटी। सर डिवीजन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने बोला आप अपने पावर को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दीजिए। सर अगर मान लीजिए ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बैलेंस। अगर मान लो मैंने ऑथोरिटी इसको ज्यादा दे दिया, मींस पावर ज्यादा दे दिया, और लाइबिलिटी कम है, लाइबिलिटी कम है, तो वो क्या करेगा, मिसयूज करेगा ऑथोरिटी का, पावर का मिसयूज कर देगा। अगर सर मान लो मैंने इसको ऑथोरिटी कम दे दिया और लाइबिलिटी ज्यादा दे दिया, वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसको पावर ही नहीं दी और काम करने लाइबिलिटी दे दी, वो कर पाएगा। तो सर क्या होना चाहिए, ऑथोरिटी और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और दोनों बैलेंस है
तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काबू, जितना उसको तुम लाइबिलिटी दे रहे हो उतना पावर उसको दे। ज्यादा पावर दोगे तो मिसयूज करेगा पावर का, कम पावर दोगे तो पावर वो क्या करेगा, काम अपना ऑथोरिटी वो कर ही नहीं पाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाएगा, पावर कम दिया जाए। तो सर ये ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होना चाहिए सर, बैलेंस होना चाहिए। पढ़ते हैं सर क्या लिखा है। ऑथोरिटी इज अ राइट, ऑथोरिटी इज अ राइट, राइट मींस पावर टू गेट वर्क डन from other, and responsibility is the obligation means liability, obligation to perform the assigned task. Authority means power means right, and responsibility means obligation means liability. तो सिंपल सा एक लाइन में बोला जाए, authority is a right to get work done, आपको अधिकार है काम को करने का, and from आइए बोले work done from other, and responsibility is to obligation to perform the assigning task. Anyone who exercise authority must accept responsibility for his work. क्या बोला गया? Anyone who exercise authority must accept responsibility for his work. जिसको पावर दिया गया है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व होना चाहिए। तो बोला सही मैनेजर बन गया है, मैनेजर का जब मेरे को पावर मिला है तो मेरे सर पर एक कांटा है। अगर राजा बनने का ना, जो राजा बनता है जिसको पावर है, सर राजा है, कुछ भी कर सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व भी है कि प्रजा का सेवा भी करना है, प्रजा का दुख सुख को देखना भी है। सब प्रिंसिपल करता क्या है, बहुत बड़ा चीज है बेटा, मैनेजमेंट का हाल है। पहले लोग क्या सोचता, कुछ नहीं करता, मैनेजर पर्सन हु डन वर्क फ्रॉम अदर, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, सारा कंट्रोल वही करता है। एक हेड सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है, ये आम बात नहीं होता आम आदमी जैसा काम करना, बहुत सब कुछ करते बेचारे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल का होता है वो हाई होता है। क्यों सर, ऑथोरिटी अगर हाई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका हाई हो जाता है। Similarly, one who is held responsible should be given the necessary authority. Authority without responsibility lead to the irresponsible behavior. Authority without responsibility is a irregular, क्या है, irresponsible, ठीक है, बोला जा रहा है behavior, while responsibility without authority to make a perform inefficient, effective. अगर मैंने ऑथोरिटी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है, तो मिसबिहेव करेगा, वो ऑथोरिटी का मिसयूज करेगा। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ये नहीं तो वो इररिलेवेंस है, वो कर ही नहीं पाएगा। पावर ही नहीं दिए तो मारो मत, सर मारिएगा मत, बच्चों टॉप करा दीजिए, मारिएगा ही मत, तो फिर बच्चा टॉप कैसे करा दे, बच्चा पढ़ नहीं रहा तो। अब पावर दीजिए तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बात की, तो अच्छे समझा देगा उसको कैसे पढ़ाया जाता है। तो अब पावर देना पड़ता है, पावर देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाएगा। तो क्या बोला यहाँ पर, देयरफॉर देयर शुड बी अ पैरिटी, पैरिटी मींस इक्वालिटी बिटवीन द ऑथोरिटी, क्या होना चाहिए सर, बैलेंस होना चाहिए। पैरिटी मींस बैलेंस होना चाहिए किसका, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सर अगर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल, अगर मैं इस प्रिंसिपल को वायलेट करता हूं तो क्या नुकसान होगा सर, पहला डिले इन वर्क ड्यू टू द लेस ऑथोरिटी। अगर मैं ऑथोरिटीज को नहीं दूंगा तो क्या करेगा, कामों भी इंतजार करेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैं को टीचर हूँ, मुझे कोई भी ऑथोरिटी नहीं कुछ करने का, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है जाओ प्रिंसिपल के पास, सब कुछ वहाँ भेजता रहेगा, तो क्या होगा, काम डिले होगा। अगर मेरे को ऑथोरिटी दिया जाएगा संभालने का तो वही फटाक से डिसीजन ले लेगा। तो छोटा मोटा डिसीजन का प्रिंसिपल नहीं लेता, वो प्रिंसिपल के अंडर में छोटे से सर होते हैं जो बाकी केयरटेकर काम करते हैं, तो वो लोग से ज़्यादा पूछ कर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बहुत बड़ा अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो लेके जाते हैं प्रिंसिपल के पास, तो इससे क्या होता है, प्रिंसिपल का चाप को कम हो जाता है। तो इससे कैसे क्या होता है, कंट्रोलिंग अच्छा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है दैटली आप ओनर से मिल जाते हैं क्या, कभी नहीं, वो तो आपको खुद मैनेजर जो आपको कंट्रोल कर लेता है। और जब उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैनेजर देखता है कि मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इसको मुझे अपने अथॉरिटी पूछना पड़ेगा, तो वो उसके पास जाता है। इससे क्या हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है। अगर सारा का सारा काम अगर मैं पावर किसी को नहीं दूंगा, सब अपने पास ही रखूंगा, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ही आ जाएगा, सब कुछ मुझे टेक ओवर करना पड़ेगा। तो उतना बड़ा काम करने क्या होगा, टाइम कम ज़्यादा लगेगा। तो पहला क्या नुकसान हो जाएगा सर, डिले इन द वर्क ड्यू टू द लेस ऑथोरिटी। सर मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, अगर पावर ज़्यादा दे दोगे किसी को कि तुम ही लोग संभाल लो, तो वही लोग मार छूट के काम खत्म कर देगा। हाँ तो यहाँ कुछ मतलब ही नहीं होगा प्रिंसिपल का, तो क्या हो जाएगा, मिसयूज करने लगे लोग। सर ओवर बर्डन विदाउट टू माने बोल रहा है विथ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बर्डन क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का तीन इंपॉर्टेंट लो क्या नाम है, लैक है। अगर इसको नहीं फॉलो करते हैं तीन नुकसान होगा। क्लियर है, क्या होगा, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, हाँ, ओवर बर्डन ऑफ लायबिलिटी, हाँ, एंड दिस शुड नॉट बी बैलेंस, सो दे कैन नॉट बी कंप्लीटिंग द वर्क टास्क इन विद एफिशिएंट मैनर, अगर समय के अंदर काम पूरा नहीं। क्लियर है, किसी को दो प्रिंसिपल में दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए, तीसरा प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं। क्या ये दो प्रिंसिपल सबको क्लियर है, श्योर? थर्ड प्रिंसिपल में आते हैं सर।
सबसे इम्पोर्टेंट बेटा हमको तो यही लगता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अच्छा होता है बेटा, यही खाली नहीं होता। वो भी ऑर्गेनाइजेशन के फेल होने का थोड़ा रीजन क्या है? डिसिप्लिन। सब कुछ है सर, ऑर्गेनाइजेशन पूरा अच्छा पॉलिसी कर रहा था, ये फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है सर, सब कुछ चाहिए, डिसिप्लिन होना मैंडेटरी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी क्लास में या किसी चीज में बच्चे शांत नहीं, टीचर टैलेंटेड है, टॉप लेवल के टीचर है, लेकिन वो शांत नहीं करा पा रहे, बच्चे शांत नहीं हो रहे, बातचीत कर रहे, तो कहावत है ना, एक मछली तालाब खराब कर देती है। 3-4 बच्चा 5 बच्चा बात करने लगेगा तो आगे पीछे बच्चा लोग सुनाई देगा नहीं, तो वो अच्छे सुनने वाले सुन पाएगा। तो शांत कराना इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नियम है कोई कभी भी आ रहा है, कब जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी का 1 घंटा लेट है, किसी का 1.5 घंटा लेट है, तो ये लेट करो, कल से भी लेट करेगा। तो इसीलिए क्या नियम रखा है? टाइमिंग, लेट करते पैसा कट जाएगा। थंब इंप्रेशन, कब आ रहा है कब जा रहा है रिकॉर्ड होगा, पैसा कटेगा। इस लड़की वाले लोग क्या करेगा? डिसिप्लिन में रहेगा। कैमरा लगा हुआ है, बात नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से क्या डिसिप्लिन है। जब तक ये नहीं करिएगा ना तो कोई काम नहीं। कितनी बड़ा सिंपल सा बात है, चाहे एम्प्लॉय आप बेस्ट खोज के ला दीजिए, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं करिएगा ना, आपको डिसिप्लिन नहीं लाइएगा ना उसके अंदर, हाँ, तब तो वो काम नहीं करेगा। कोई आदमी काम करना चाहता है भाई, तुम मेरे से बोलोगे अगर मैं स्कूल बैठने के साथ बैठा रहेगा, क्या अपना एनर्जी वहाँ वेस्ट करेगा? हम एनर्जी बचा के लाएगा, यहाँ पढ़ाएगा, यहाँ हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो वहाँ कहाँ एनर्जी वेस्ट करने जाएगा? कोई भी करना चाहेगा नहीं चाहेगा। लेकिन जब जैसे कैमरा चालू हुआ है तो सबका दिमाग खराब हो गया है, ध्यान से एकदम एक्टिव, कब कौन किसको दिख रहा पता नहीं चल रहा है, कब से कब नहीं चल रहा है। तो क्या दिख रहा है सर? डिसिप्लिन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है तब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजर का वर्क है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रखना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं अच्छे से सर। डिसिप्लिन इंप्लाइज द ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेबलाइजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपने से बड़ों का जो अथॉरिटी है उसका इज्जत करना, सम्मान करना, उनके दिया गया टास्कों को पूरा करना, बात बात में उनको मना करना, नहीं हम नहीं करेगा, नहीं हम, ये सब नहीं होना चाहिए। ये डिसिप्लिन में रहिए आप। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर अ स्मूथ रनिंग ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ रनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे चलने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन अपने टास्क को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अनुसार, गुड सुपरवाइजर सुपरविजन एट ऑल लेवल। हाउ मेनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? 3, टॉप मिडिल लोअर, तीनों का तीनों जो सुपरवाइजर है उसमें वो क्या होना चाहिए? सब बेस्ट होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेवल क्लियर एंड फेयर रूल्स एंड built in a system of penalties will help to maintain the discipline। एक डिसिप्लिन जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन काम को पूरा नहीं कर पाएगा। सर, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल लीड टू द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। सर, अगर मैं इस प्रिंसिपल को वायलेट करता हूँ, डिसिप्लिन को ब्रेक करता हूँ, डिसिप्लिन तोड़ता हूँ, तो क्या नुकसान होगा? सर, डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं है, कल कोई भी कुछ भी कर लेगा बैठ के, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, तो क्या होगा सर? कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन क्या करना है नहीं करना। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज का क्या होगा सर? वेस्टेज होगा। तीसरा, डिले इन द वर्क ऑफ कंप्लीशन होगा, काम भी समय के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन क्या है सर? जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन आप ऑर्गेनाइजेशन के कभी टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत है? यूनिटी ऑफ कमांड। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? दो वर्ड है बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड, और सर मैं इसके नीचे थोड़ा लिख ही देता हूँ, दोनों समझा पाऊंगा अच्छे से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इस दो वर्ड में, पहले इसको क्लियर करूंगा फिर बता पाऊंगा सर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब सिंगल, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक कमांड होना चाहिए। मान लो किसी एक आय के एम्प्लॉय है, ठीक है सर, ये वर्कर नंबर 1 है, इसका बॉस सर 2-3 बॉस है, ये इसको कोई काम दिया, ये इसको कोई दूसरा काम दे दिया, ये इसको कोई दूसरा काम दे दिया। अगर 3-3 आदमी एक आदमी को काम देगा, काम करेगा कुछ भी? अगर ये इसका काम मना कर देगा तो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम बॉस को मना कर दिया, इतना हिम्मत, अब ये जाके किसको टॉप मीटिंग करेगा, बोले इसको निकालो। क्या ये 3 मिलके जब बात कर, चल इसके ही बात काम पूरा किया, काम तो किया ना ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इसका ईगो में हट हो गया कि अब मेरा अपमान कैसे करे, मेरे को मना कैसे करे, मेरा मुंह में मना किया हो, मेरा वो एम्प्लॉय होकर, छोटा वर्कर होकर मेरे मुंह में मना किया मेरे को, लेकिन इससे गलत कुछ नहीं किया। इसके पास पहले से ये काम था, वो बोला पहले वो काम कर ले, लेकिन हो क्या रहा है? ईगो का बड़ा है। तो इसलिए ईगो के चक्कर में लड़ाई ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में बवाल ना हो,
इसीलिए कहा गया है कि किसी एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाला एक आदमी होना चाहिए, समझे? वन एम्प्लॉय वन बॉस, क्या बोलोगे? इसका एक स्लोगन क्या है? वन एम्प्लॉय वन बॉस। अच्छा, आपने कभी कॉल सेंटर का नाम सुना है? कॉल सेंटर में होता है ना बेटा कि असली में बॉस तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक होता है कि जो ग्रुप लीडर, उस 20 नए वर्कर आए हैं, उसका जो पुराना जो वर्कर रहता है उसमें एक जगह ग्रुप लीडर होता है, वो ग्रुप लीडर ही उस 20 को ऑर्डर देगा। अगर उसके बाद कोई अगर उसको ऑर्डर देता तो पहले बोलेगा सर मेरे ग्रुप के सर से पूछ लीजिए, और वो बोलते तो मैं आपका काम कर दूंगा। प्यार से ही बोलेगा, वो प्यार से ही बोलेगा, लेकिन वो सही बात बोला है कि अगर मेरे को दूसरे का काम करना है पहले मेरे ग्रुप लीडर से पूछिए, अगर वो बोलते तो मैं करूँगा, नहीं तो पीछे बोलेगा तुम क्या कर रहे थे, तुमने मेरा काम पूरा क्यों नहीं किया। सबका अपना अपना ईगो हो जाएगा, सिंपल बात है। किसी दूसरे सर अगर आके मुझे कुछ काम बोलते मैं क्या बोलूँगा, सर पहले प्रिंसिपल से पूछ लीजिए, उसने मुझे काम दिया, या कुछ दूसरा उससे पूछ लीजिए, उसने मुझे पहले बोला आप ये क्लास कीजिए, कि अगर वो बोले तो मैसेज जाता हुआ तब पहले उससे पूछ लीजिए। किसी क्या हुआ उसका बात मैंने ब्रेक नहीं किया और उनका मैंने रिस्पेक्ट भी कर लिया। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब केवल एक ही जन ऑर्डर, सब आके अगर ऑर्डर झाड़ना चालू कर देगा तो नया ना तो पकड़ा जाएगा ना, करना क्या है, वो कोई भी काम नहीं करेगा, मिसगाइड हो जाएगा ना, करना क्या है उसको, दे आर कंफ्यूज्ड एंड दे डजंट डोंट एनीवन, वो एक भी काम नहीं करेगा। और क्या बोलेगा, वो बोला था क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये समझ आया? इसे यूनिट ऑफ डायरेक्शन समझाने के बाद फिर हम दोनों रीड कर देगा, ठीक है? डायरेक्शन का मतलब होता है कि सर आपको काम करना कैसे, ध्यान सुनो बेटा, यहाँ बोल रहा है कि सर काम का ऑर्डर कौन देगा, ये क्या है बेटा? ऑर्डर है। क्या है इसके बीच में? कि कौन काम किसको करना है, मतलब मालिक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है कि तू ये काम कर, ये बोलता तू ये काम कर, ऐसा नहीं एक ही जन ऑर्डर दे। डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं उसको बता रहा हूँ काम करना, कैसे काम करना, काम करने का तरीका बताना। एक काम करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसको एक ही तरीका बताओ, सारा तरीका। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोलूंगा यहाँ से बेटा बड़ावा जाना है, हाँ तो मैं बोला एक काम कर बेटा, यहाँ से बसूरी निकल जाए, बसूरी निकलना टर्न मारना, धावटी गुजरा ढावटी मारना, पास्तर निकल जाना, पास्तर से ज्ञानवाटी निकल जाना, इतना खतरनाक घुमा घुमा के अगर बोले तुमको पहुंचने के लिए तो पहुंच पाएगा? तो बोला नहीं, कॉल तुझे बोला है इतना टर्न बोल रहे, सुन यहाँ से मारवा जाना सीधा निकल जाना, बढ़ा जाना। अब जब ये बोला है यहाँ से नहीं, यहाँ से पीछे घूमना जाना, जुड़ा तो पूरा मारना तो जाना कि क्या नाम है तुम सियाल तब हो जाएगा जाना, वही को बोलता जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कितना रास्ता बता दिया। अगर उसको मैं डायरेक्शन एक से ज्यादा दे दूंगा तो वो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? रास्ता बहुत है, इसको बाद में चाहते तो उसको खुद पहचानने दीजिए ना। आप फिलहाल आप खुद सोच लीजिए कि उसमें से बेस्ट रास्ता कौन सा है, सिंपलेस्ट कौन सा है, वो रास्ता ही खाली उसको बताइए। आप उसको सारा काम अभी क्यों सिखाते हैं? पहली बार मैं लैपटॉप पकड़ा हूँ, पहली बार तो मुझे कहा इसका शॉर्टकट की ले ले, इसका लॉन्ग कट की ले ले, पगला यार, पर बताने कैसे धीरे करना, तुम्हारा सारा ज्ञान वो अभ्यास ही सिखा देगा। करते 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 जब मेरा हाथ पूरा बैठ जाए उसके बाद धीरे जब तक मेरा एक डेटा मेरे अंदर घुसे नहीं तो नया डेटा कैसे ले लेगा? तो डायरेक्शन का मतलब होता है पहले एक डायरेक्शन, एक से अधिक डायरेक्शन करने से क्या होता है? मिसगाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि करना कैसे है पता नहीं चलेगा। ये क्या है सर? प्रोसेस है। क्या ये? अब याद रहेगा बेटा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है सर? ऑर्डर, एक जन ऑर्डर देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है काम कैसे करना है, एक तरीका बताओ, काम करने का एक तरीका बताओ, एक ही तरीका बताओ, एक सही तरीका बताओ। अब याद रहेगा? बच्चा लोग बड़ा कर दिया कमांड में डायरेक्शन इतना डायरेक्शन कमांड लिखते हैं, एग्जाम में कोई एक आया तुमसे, जहां तुम इसके अंदर ऑर्डर वर्ड यूज की कार्य दे देगा, इसके अंदर डायरेक्शन यूज की कार्य दे देगा। ये क्या है सर? प्रोसेस ऑफ वर्क है, काम कैसे करना है वो बताने का तरीका। ये क्या है? इसका डिफरेंस ही पूछा भाई साहब, जरा पढ़ते दोनों को, देखते मैंने क्या पढ़ाया, सही पढ़ाया गलत पढ़ाया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव, ये बता रहा हूँ, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, बोला ना मैंने, ऑर्डर किससे लेगा? एक सुपीरियर से, एंड बी अकाउंटेबल टू हिम, अकाउंटेबल मतलब उसका हिसाब देगा, उसका अकाउंटेबिलिटी का मतलब हिसाब देना कि मैं कैसे किया, क्या क्या किया, क्या किया। वो जो उन्हें कोई आदमी ने ऑर्डर दिया था, नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर एट द सेम टाइम, एक साथ बहुत सारा मेरा मास्टर हो गया, वो काम ना सिखा दे। इफ अ सबऑर्डिनेट हैव अ मोर देन वन बॉस, किसी भी एक एम्प्लॉय का एक से अधिक बॉस है, ड्यूलिंग कमांड, दोनों एक साथ कमांड दे दिया उसको, विल अंडरमाइन ऑथोरिटी, वीकेंड डिसिप्लिन, डिवाइन लॉयल्टी एंड क्रिएट कंफ्यूजन, डिले एसेट्रा।
कंफ्यूजन होगा, डिले होगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो कंफ्यूज आ जाएगा, किसका माने किसका नहीं माने, कौन सही है कौन गलत है, किसको और गुस्सा हो जाएगा कौन गुस्सा नहीं हो जाएगा, बड़ा कंफ्यूज रहेगा, करे तो करे किसका नहीं करे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वेरी रिलेवेंट इन अ लार्ज एंड मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा बोला ये, किसी भी बड़े और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस चीज जब भी आपका अगर स्मॉल है, छोटा बिजनेस तो एक ही मालिक होगा, 50 मालिक तो होता नहीं ना। ये प्रॉब्लम किसके लिए है? बड़ा बिजनेस के लिए या मीडियम बिजनेस के लिए, जहाँ बहुत सारे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट होता ही होता है। कोई भी आगे ज्ञान दे चल जाएगा, तुम कर ले कर देगा, जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा करे कैसे। अब उसको बॉस को मालूम नहीं थोड़ा काम कौन क्या नहीं कर रहा, वो भी कंफ्यूजन काम दे छोड़ चुका तुमको, और तुम कर ही रहे उसका काम, किसी का काम कर रहा है, उसको गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरीके एक क्योस ना हो, बॉस हो भी लड़ाई ना हो, हाँ बाकी एम्प्लॉय अच्छे से काम भी कर ले, सब कुछ अच्छे हो जाए। इसके लिए क्या कर दो, पहले से कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कर दो, यूनिटी ऑफ कमांड, कि आपके अंडर में इतने लोग हैं, इसी से आप काम करवा सकते हैं, दूसरे से काम आप नहीं करवा सकते, पहले से रिस्ट्रिक्टेड किया। तो क्या होगा, अब उसको अथॉरिटीज का एक्स्ट्रा कोई देने वाला इसको नहीं। Principle of unity of command is very relevant in large and modern organization as it help in a smooth working of people. Sir, violating this principle lead to the following adverse effect. Overlap of order and instruction. Overlap मतलब वो ओवरलैप करेगा, मतलब टालने लगेगा उसमें, और कंफ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन, कंफ्यूज हो जाएगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, काम का डुप्लीकेशन होना चालू हो जाएगा, करूँ तो किसका करूँ किसका नहीं। सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, किसमें आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सुनिए, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, एक दिमाग एक प्लान, एक दिमाग एक प्लान, एक से अधिक प्लान मत रखो, प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी मत करो, 50 तो प्लान करो कुछ नहीं होगा, 10 तो नाव में चलोगे कुछ नहीं मिलेगा। पैर को टंगड़ी को एक नाव पे रखो और उसी को पार लगो, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, मतलब ग्रेजुएशन होगा नहीं होगा हम सीए बन जाएंगे, वो होगा नहीं हम तो आरपीए बन जाएंगे, यूपीएससी का पढ़ लेंगे, 50 तो पढ़ाई एक साथ खोल के बैठ गया, कुछ नहीं बनोगे, कुछ नहीं बनोगे। पहले अपने गोल को सेट करो, अपने स्वैट को पहचानो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को, उसके अनुसार तय करो कि आपका गोल क्या बनाना है, उस गोल के अनुसार अपने रिसोर्सेज को लगाओ और फिर पार्टिसिपेट करो, तब जाके सक्सेस होता है। आप सोचते हैं कि मैं तुक्का में तीर मारूंगा, कहीं ना कहीं 50 तो तीर फेंक दूंगा, 50 कहीं ना कहीं लग ही जाएगा, कभी नहीं लगता। सक्सेस कभी भी आपका तीर में नहीं मिलता, वो आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, लेबर देना पड़ता है, और मोर देन 1000 आवर लगाना पड़ता है उसके पीछे। पहले आप गोल बनाएंगे नहीं और सब में लगाने सब जगह काम कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। पहले एक गोल तय करो कि मुझे करना क्या, और फिर उसके ऊपर लगो मेहनत करके, तब कंप्लीट हो पाएगा। तो क्या होगा, वन प्लान वन ब्रेन। There should be one head, one plan for a group of activity having the same objective. In other words, each group activity with the same objective must have a one plan of action and must be under the control of one superior. एक superior के control में होगा, एक ही plan होगा. Without unity of direction, unity of action and the coordination of effect are not possible. Violation of the principle, इसको violate करने से lack of coordination ही नहीं होगा। अगर आप डायरेक्शन अगर बहुत सारे मिल जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। सर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का क्या होगा सर, वेस्टेज। इन दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे आप लोग क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम सडन प्रिंसिपल कुछ बनाते हैं, देखिएगा अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंसान का जो इच्छा होगा इंटरेस्ट, वो क्या होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट क्या है सर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल पहुंचाना, ये होना चाहिए। सब हर एक आदमी का जो इंटरेस्ट होना चाहिए, जो उसकी चाहत होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। कहावत है ना, जिस नाव में मैं बैठा हूँ, जिस पेड़ के डाली बैठा उसको काटना तो बेवकूफ़ी है। मैं खुद के ऑर्गेनाइजेशन चोरी करूंगा, जब ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा तो मेरी नौकरी चला जाएगा। तो जहां मैं हूं अगर वो फलेगा फूलेगा तब ना मेरे को मिलेगा। तो अगर मेरे को सबके मेरा खुद का इंटरेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, हर एक आदमी का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे। ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है, उसका जो इच्छा है ऑर्गेनाइजेशन कैसे तरक्की कर सके, कैसे इसका टर्नओवर बढ़े, कैसे इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, कैसे इसका प्रोस्पेक्टिव हो, ये इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक इंसान। हर एक लोगों की सोच क्या होनी चाहिए, अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं मकसद करना चाहिए वो स्कूल तरक्की कैसे करे,
मैं स्कूल को तरक्की कराऊंगा तब मेरा तरक्की होगा ना। अगर मैं स्कूल में तरक्की नहीं करूँगा, एग्जाम्पल, एक वाइफ अगर चाह रही है कि मैं अपने पति को नौकर बना दूँ, तो कॉमन सेंस की बात है, जब वो नौकर, तुम कहो नौकरानी, अगर तुम उसको राजा बना कर रखोगे तुम क्या करोगे, रानी? तो कहने का मतलब क्या, जो अपने पति का इज्जत करेगा तब ना उसको इज्जत मिलेगा। तुम उसका इज्जत खराब कर रही हो तो वो खराब, तुम्हारा इज्जत खराब, तुम उसकी वाइफ हो। तो कॉमन सेंस की बात है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुम हो उस ऑर्गेनाइजेशन का तरक्की ही आपका तरक्की है, उस ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्स आपका फॉल्स। तो ये एक इंटरेस्ट सबके मन में होना चाहिए, क्या? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, दिक्कत नहीं तो पढ़े आप। सर एन ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन इंडिविजुअल। अच्छा, बड़ा कौन इन दोनों में, ऑर्गेनाइजेशन की इंडिविजुअल? ऑर्गेनाइजेशन इज बिगर देन इंडिविजुअल, therefore an interest or goal of an organization must prevail upon the personal interest of individual। क्या होना चाहिए? बोला गया है द इंटरेस्ट और गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रिवेल अपॉन द पर्सनल इंटरेस्ट। हर एक आदमी का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। कंसेंट बोला कांस्टेंट सुपरविजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर एक इंसान का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को हम तरक्की कैसे करा दें, ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे टॉप में पहुंचा दें, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैं क्या अच्छा कर लूं, मैं क्या कर लूं, ये मेरा मकसद होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, क्या बोला मैंने आपको? इन ऑर्डर टू अचीव द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट द कॉमन इंटरेस्ट इट इज नेसेसरी दैट एम्प्लॉय आर ऑनेस्ट। ये क्या होता है? एम्प्लॉय क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए। क्योंकि सबका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल डिफरेंस एंड अ क्लॉज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिकॉन्साइल्ड थ्रू द म्यूचुअल एग्रीमेंट। वायलेशन, अगर इसको तुम वायलेट करोगे, अगर इसको नहीं मानोगे तो पर्सनल खाली सोचोगे तो क्या नुकसान होगा सर? एम्प्लॉय विल आल्सो सफर इन द लॉन्ग रन। कॉमन सेंस की बात है, छोटा सा मतलब चोरी कर लिया तो छोटा सा तो प्रॉफिट मिल गया, जब ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाएगा तो फिर एक दिन बेरोजगार तब हो जाएंगे ना, फिर नौकरी को ढूंढोगे ही नुकसान नौकरी के लिए। जिस पेड़ में मैं बैठा उसका डाली काटूंगा धीरे धीरे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा खुद का क्या लॉन्ग रन में तो प्रॉफिट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। दूसरा, डिफिकल्टीज इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल को पूरा कर पाएगा कभी? तो ये क्या होना चाहिए सर? ये अगर अच्छे से होगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल भी पूरा पा जाएगा और मैं अपना इंटरेस्ट भी पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि जब कंपनी ग्रोथ करेगा ना मेरा ग्रोथ हो जाएगा, कंपनी ग्रोथ होगा तो मेरा ग्रोथ होगा। मेरा ग्रोथ हो खाली ये सोचने से कभी किसी ग्रोथ नहीं। ठीक है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा रेम्यूनरेशन क्या है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। सर आपको पैसा कितना मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है? द रेम्यूनरेशन पेएबल टू वर्कर मस्ट बी फेयर, रीजनेबल और सेटिस्फैक्टरी। सिंपल बात है, जितना मैं पैसा दे रहा हूं अपने एम्प्लॉय को, मेरे एम्प्लॉय को जितना पैसा दिया जा रहा है उतना पैसा सही होना चाहिए कि वो उसके काम के लायक हो। सर ज्यादा दूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कम दूंगा तो भाग जाएगा। सीधा बात है ना, कम दूंगा तो भाग जाएगा। अगर मान लीजिए मैं किसी कैपेबल हूँ, मैं जिस लायक हूँ, मेरे को उस तरह तो पैसा अगर नहीं दूंगी, वो दूसरा आदमी मुझे उतना पैसा दे देगा तो मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दूंगा। कभी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के लायक है, उसको दिख रहा है कि अभी कहीं नहीं तो तेरे पास है, जहाँ तेरे से बेस्ट मौका मिल जाए कल डिमांड नहीं लेगा क्या? उससे बेस्ट मिले कल नहीं मान लेगा क्या? अगर मेरे औहदे के अनुसार, मेरे कैपेबिलिटी के अनुसार आप मुझे अगर जज नहीं कर रहे हैं, उतना रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हैं, तो कोई अगर दूसरा मुझे जज कर लेगा तो वहाँ चल जाएगा। सर ज्यादा दूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन नुकसान, कम दूंगा तो मैं टिकूंगा नहीं। तो रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए? फेयर, रीजनेबल, हाँ फेयर होना चाहिए, रीजनेबल, लॉयल होना चाहिए। ठीक है, वो मिलना चाहिए। सर रेम्यूनरेशन पेड टू वर्कर मस्ट बी फेयर, रीजनेबल और सेटिस्फैक्टरी बोथ टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। दोनों का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। इट मस्ट बी रिवॉर्ड effort so as to motive highly productivity. The amount of remuneration and the method of wage payment should both be fair and rewarded. So violation of this principle lead to the following adverse effect. अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो क्या होता है? इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर मान लो रेम्यूनरेशन सही में नहीं, तो एम्प्लॉय खर्चा बढ़ जाएगा। सर डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा। ज्यादा दूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कम दूंगा हाँ तो एम्प्लॉय भाग जाएगा। तो रेम्यूनरेशन सही होना चाहिए। सब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है बेटा? एक है सेंट्रलाइजेशन। क्या है सर? दो वर्ड है, एक सेंट्रलाइजेशन, एक है डिसेंट्रलाइजेशन।
दो वर्ड क्या है, कोई हमको बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? डिफरेंस आता ही आता है। सेंट्रलाइजेशन का काम का मतलब होता है कि सर एक आदमी सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर, काम सबको बांट दिया गया, नहीं सबका कंट्रोल किसके हाथ में? मेरे हाथ में। एक आदमी के पास सारा कंट्रोल, वो सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सर लाइबिलिटी बांट दिया, ऑथोरिटी बांट दिया, पावर भी बांट दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सर सेंट्रलाइजेशन कहाँ रखना चाहिए? सब प्लानिंग करने, टॉप मैनेजमेंट को, जो टॉप मैनेजमेंट का बात होगा, प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना, वहाँ सेंट्रलाइजेशन रखो कि वहाँ सबको अगर तुम बांट दोगे ना तो ये गद्दी कुफी आएगा। लेकिन अगर मैनेजरियल लेवल का वर्क है वहाँ तुम क्या रखो? डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, मैनेजमेंट तुम अकेला क्यों सारा क्यों करो? बात पढ़ना है बांट दो, मैनेजमेंट काम लोग करने दो। एक कोई डिसीजन लेना है, पॉलिसी बनाना है, प्लानिंग करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, तो वहाँ क्या रखो? सेंट्रलाइजेशन। याद रहेगा। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? सेंट्रलाइजेशन काम करता है। और मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है? डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल एवरीथिंग दैट इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइज्ड and everything that reduce it is centralized. Centralization and decentralization is a matter of a proportion, or the right proportion between them should be decided keep in the view of the circumstances on a particular cases. There should be a proper balance between, इसके लिए क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। वो ऐसा रहेगा, वायलेशन करूंगा तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन लीड टू डिले डिसीजन। सारा काम अगर एक आदमी करेगा तो डिसीजन में डिले होगा। सर अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, मिसयूज अथॉरिटी, अथॉरिटी का कुछ भी कर लेगा लोग बिना किसी से पूछे, पावर इसके पास दे दिया तो मैंने। सर डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज हो जाए बेटा, कहाँ सेंट्रलाइज होना चाहिए? टॉप मैनेजमेंट, प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में। और कहाँ डिसेंट्रलाइज? मैनेजरियल लेवल। याद रहेगा। ये पॉइंट नंबर कहाँ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है, इसके अंदर पॉइंट है, मैंने इसके एरो के अंदर कहाँ रखा था? ये 8 पॉइंट। कोई दिक्कत है? ये 8 अगर क्लियर हुआ तो बोलिए, फिर मैं आगे 9 बताऊंगा। देखिए स्केलर चेन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? स्केलर चेन। स्केलर चेन का सिंपल सा मतलब दो चीज पूछता है बेटा। इसमें एक वर्ड होता है गैंग प्लैंक। क्या होता है? ये एग्जाम पक्का पूछेगा, वर्ड सुनना बेटा। स्केलर चेन क्या बोलता है? सिंपल सा सुनो। स्केलर चेन बोलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम्युनिकेशन करने का एक लेवल होता है। ए हमेशा कोई प्रॉब्लम बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, जी एच आई ऐसे जाएगा। इसको बोलते हैं सर स्केलर चेन। क्या बोलते हैं? द कम्युनिकेशन मस्ट बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यू आर डायरेक्टली नॉट टू कम्युनिकेट विद द टॉप मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट कम्युनिकेट विद द हायर अथॉरिटी ऑफ देयर लोअर, and they communicate with the middle management and they communicate to the higher management. So this is the hierarchy you are using to way of communication. But in a some situation in which we are urgent to talk some other people, directly communicate. So breaking the scalar chain. क्या बोलेंगे हम? Breaking the scalar chain. Breaking the scalar chain and communicate directly is called गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? स्केलर चेन को ब्रेक करके डायरेक्टली ये जो एआई से बात कर लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? गैंग प्लैंक। याद रहेगा। स्केलर चेन का मतलब होता है सर हेरिकल थ्योरी में हेराकी के तरीके से मैं कम्युनिकेशन करूंगा एक चेन के तरीके से, वो द स्केलर चेन। लेकिन कभी कभार होता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इमरजेंसी केस हो जाता है तो डायरेक्टली जो मैं कम्युनिकेट कर लूंगा टॉप मैनेजमेंट से विदाउट द कम्युनिकेटिंग ऑफ द चेन, बिकॉज मुझे शक है कि ये बंदा कुछ गलत काम कर रहा है। अगर हम इसके थ्रू जाए तो काम करने देगा, वो मैं पहुंचाएगा अपना बड़े बताएगा उसको। तो ये डायरेक्टली जिससे बात कर रहा है इसके बीच के प्रॉब्लम के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? गैंग। पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू अ चेन ऑफ अ सुपीरियर रैंकिंग। सुपीरियर रैंकिंग मतलब अपने से ऊपर रैंक वाला। सुपीरियर रैंकिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टॉप टू द लोवेस्ट रैंक बॉटम। Normally the prescribed chain of a command should be followed and communication should flow through the stabilized chain of command. However, to facilitate the quick communication between the two links in the chain, a gangplank means direct contact may be created. A gangplank
presented by the dotted link between F and M may be created. Avoid delay and difficulties in communication. Gangplank should not, however, be a normal practice because it undermines the stabilized line of authority. Moreover, F and M means मेरा केस में A और I should be informed their respective superior about the direct communication among them. The idea of gangplank indicate that principles of management are general, the flexible guidelines rather than hard and fast form. सिंपल सा बात है, इसको ये फॉलो करने का एक तो प्रोसीजर बताया है, लेकिन कभी कभार जहाँ मौत ही पड़ती है, क्योंकि हम रिपीट करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ये अपने आप को चेंज कर सकता है सिचुएशन के अनुसार। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में सजा है कि सब मर्डर का सजा आपका क्या है सर, फांसी। लेकिन मान ले कि इसने मुझे मारने आया था, सेल्फ डिफेंस में इसका खून कर दिया, तो वो फांसी मिल जाएगा? हम इंतजार करके मार दे, वो गोली मार रहा था, सेल्फ डिफेंस उसको मारा है, तो वो फांसी नहीं मिलेगा, सजा तो मिलेगा, मैंने गुनाह तो किया है लेकिन फांसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में किए गए सजा की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी को मारने का सजा फांसी है, वो बदल जाएगा अगर मेरा सर्कमस्टांसेस सही है। इसने कुछ ऐसा गलत किया जिसको नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम इसको मारा, तो इसकी गलती अगर वहाँ मिल जाएगी तो मेरी सजा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझा? इसकी सजा तुम दे दिया तो वही जब भगवान गया, इसका तो खत्म का केस हो गया, बचा किसका केस, मेरा। तो मेरे को क्या मिलेगा डिपेंड करता है मैंने कैसे गलती की, और गलती के लिए जगह वही होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, उसके हिसाब से मिलता है। नेक्स्ट बढ़े क्या, इसको बिठा सकता हूँ मैं नीचे, क्या नीचे इसको बिठाता, ऑर्डर क्या होगा सर? ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं क्या कहूँगा सर, देयर मस्ट बी अ मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर एंटरप्राइज। मटेरियल ऑर्डर इम्प्लाइज अ प्रॉपर प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग राइट प्लेस। सर ऑर्डर का मतलब प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए सब, मतलब राइट मटेरियल राइट जगह होना चाहिए एंड द राइट प्लेस। सिमिलरली द सोशल, दो ऑर्डर बेटा, एक है मटेरियल ऑर्डर, एक क्या है मटेरियल ऑर्डर, एक है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मीन्स अ प्लेस ऑफ एवरीवन एंड एवरीवन इन द एप्रोप्रिएट प्लेस। मतलब मटेरियल अपने अपने जगह में होना चाहिए और लोग अपने अपने जगह काम करना चाहिए। मतलब ऑर्डर मतलब होता है सब अपने तरीके से काम करें, कोई मिस ऑर्डर वाला काम नहीं करता, इसका जो काम है वो काम करेगा, वो नहीं हमें उसका कर लो वो मेरा कर लो, इंटरचेंज ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। ऑर्डर तरीके से काम, ऑर्डर होता है एक लाइन सीरियल वाइज से काम होना चाहिए। सर अगर नहीं करूंगा तो कंफ्यूजन होगा, वेस्टेज रिसोर्सेज होगा, इंक्रीज ऑफ ये होगा। सर अगर मान लीजिए स्केलर चेंज नहीं मानोगे तो क्या होगा सर, देयर मे बी अ कम्युनिकेशन गैप, अगर इसको नहीं मानोगे तो सर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। सर नो क्लियरिटी इन ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी, किसका क्या ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी मालूम नहीं कर पाएगा मैं इस तरह से। इस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वालिटी। सर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एज पर देयर टैलेंट नॉलेज आपको काम मिलना चाहिए। आप लड़का है कि लड़की है इसके लिए भेदभाव किया जाए, आपका कास्ट के अनुसार, क्रीड के अनुसार, सेक्स के अनुसार अगर मैं भेदभाव कर रहा हूँ तो ये अच्छी बात नहीं, सबके साथ इक्वालिटी आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि आपको सर इनको जॉब सिक्योरिटी होना जरूरी है। मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मेरा ये है कि सर मेरे को मेरा फ्यूचर अवेलेबल है कि नहीं, कि तुम मेरे को से निकाल सकता है नौकरी से, कुछ भी मेरे साथ कर सकता है। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहूँगा जो वहाँ फ्रिक्वेंटली लोगों को निकालता रहता है, मैं वहाँ काम करना चाहूँगा जहाँ पे मेरे को मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। मान लो मेरे को 50 साल तक काम किया, 50 साल को निकाल दिया, कहाँ जाओ 50 साल तक जिसके यहाँ काम किया मैंने, बुढ़ापा का 10 साल समय रहा तो वो निकाल दिया, कहाँ जाए 50 साल तक काम करने, और कौन हमको तो बुढ़ापा काम लेगा, जो करवाएगा, जैसे रखेगा अपना वही समझ आ रहा है। तो इसे क्या होना चाहिए सर, मेरे पास स्टेबिलिटी होना चाहिए टेन्योर, मेरा बुढ़ापा वहाँ सिक्योर होना चाहिए, उसको बोलते पेंशन प्रोविडेंट फंड से मिलना चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है सबऑर्डिनेट शुड बी इंस्पायर्ड टू सजेस्ट improvement. Employee at all level should be encouraged to think out and execute their assigning task in a better way. Initiative मतलब उसको हमेशा आगे का सोचना चाहिए, नया प्लान, कंपनी को ग्रोथ करना, इनिशिएट करना। क्योंकि रिपीट करता हूँ, जब तक आप अपने अपने चेंजेस नहीं लाएंगे, ग्रोथ आपका कंपनी नहीं करेगा। एक ही पॉलिसी को फॉलो करते जा रहे तो कंपनी बैठ जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर आपके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने आप में क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशिएट ही करना पड़ेगा, तो आपको इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, डाउट है। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक स्पिरिट डी कॉर, ये एग्जाम में आता है, और इस वर्ड को पढ़ के कभी जिंदगी में समझ नहीं आया बोलना क्या जाता है, ये ग्रीक वर्ड है। बाकी सारा इन पढ़ समझ आया सर, डिसिप्लिन अगर नहीं पढ़ोगे, हाँ सर डिसिप्लिन तो अच्छे से काम करना होगा, ऑर्डर सर, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अलग अलग समझिए इस वर्ड का मतलब। तो एग्जाम में ये सब टोटल जितनी 12 एग्जाम हुआ होगा तो कम से कम 7 बार ही आया है अकेले, ये हमेशा आएगा, क्योंकि ये वर्ड समझ नहीं आया, बताओ उसका मतलब। चलो हम समझाया नहीं, समझता जाता वो भी एक लाइन बोल के दिखाओ, अच्छा स्पिरिट डी कॉर का मतलब, ये लैटिन वर्ड है, हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड है सर। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय, मतलब सारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लो हम मेरे से कोई काम नहीं हो पा रहा तो मेरा वो मदद कर दे और मेरा काम कंप्लीट करा दे, मतलब सबके बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कोई किसी का काम अच्छे से कर ले, कोई भी काम में कोई मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्राप्त करना मकसद होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, स्पिरिट अच्छे से बात हो, बोलते हैं स्पिरिट कोई दिक्कत है, बोलिए क्लियर। तो आज हम लोग का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया। सबसे बड़ा टॉपिक ये था, प्लीज रिक्वेस्ट है इसका एक फोटो आप लोग खींच के रख लीजिए। फिर से बता देता हूँ, चौथा प्रिंसिपल कौन कौन सा था सर, एक बार ब्लू पेन से मैं लिख देता हूँ। व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स सर? पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सातवां है रेमुनरेशन, आठवां है सेंट्रलाइजेशन, नौवां है स्कैलर चेन, 10वां है ऑर्डर, 11वां है इक्वालिटी, 12वां है स्टेबिलिटी, 13वां है इनिशिएटिव, 14वां है स्पिरिट ग्राफ। क्या सर वो 14 याद करना पड़ेगा लाइन से? कभी नहीं, आपको एग्जाम में बोलेगा कोई जोड़ो नाम लिख के देगा, आपको याद 14 नहीं करना है। आपको कोई भी दे सर क्या 5 टुकड़े काम हो जाए, कभी मत करना, वो एग्जाम में ये दे दे, कोई भी इसमें से 2 टोड़ा दे देगा, वो दो देगा, 2 मार्क्स के 2 चैप्टर मिला 4 मार्क्स से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा 2 देगा ये मैं भी नहीं जानता। तो इस 14 में से कोई 2 देगा लॉन्ग क्वेश्चन मिला के आपको, तो इसको आपको प्रैक्टिस करके सारा करना पड़ेगा। छोटे क्वेश्चन में कहीं नहीं, अगर मान लो लॉन्ग में 2 दिया उसको छोड़ो आगे छोड़ा दे देगा, मतलब घुमा फिरा के 40 में से 40 पूछेगा, कि एमसीक्यू भी 5-6 देने का होता है। अगर बड़े क्वेश्चन में अगर साइंटिफिक दिया, छोटे में ये सब देगा, कुछ आपको ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय अगर ठीक है। यहाँ तक अगर हो गया होगा तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।